आज इस उपन्यास के बारे में बात करेंगे। उपन्यास है यह गांव बिकाऊ है। यह गांव बिकाऊ है। लेखक हैं एम चंद्रा। एम चंद्रा का यह तीसरा उपन्यास है। इससे पहले इन्होंने 2 उपन्यास लिख चुके हैं। तीसरा उपन्यास जो है प्रकाशित हुआ और ये इसको प्रकाशित किया है डायमंड बुक्स ने, और ये प्रकाशित हुआ है पहला संस्करण इसका 2019 में आया है। डायमंड पॉकेट बुक्स से जो है पहला संस्करण इसका आया, और लेखक का ये तीसरा उपन्यास है। यह गांव बिकाऊ है, एम चंद्रा। इस उपन्यास को मैंने पढ़ तो पहले लिया था, लेकिन इधर तबीयत खराब हो जाने की वजह से इस पर चर्चा नहीं कर पाया। तो ये था कि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होगा तो इस पे बातचीत करेंगे। पहला सवाल यही है कि उपन्यास क्यों लिखा जाना चाहिए। एक उपन्यास को लिखने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य होना चाहिए उपन्यास लिखने का। तो इसके बारे में तरह तरह की राय हो सकती है। कोई जो है मनोरंजन के लिए, कोई जो है एक साहित्य सृजन इसलिए करता है कि वो अपने समय का दस्तावेजीकरण करता है, समय को दर्ज करता है उपन्यास में। तो बेसिकली होता यही है कि आप किसी लेखक के समय काल में जो चीज़ें चल रही हो, समसामयिक चीज़ें, और जो वो देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, उसे वह एक उपन्यास में व्यापक तरीके से दर्ज कर सकता है, जो कि कहानियों में नहीं हो पाता, कविताओं में नहीं हो पाता। वो किसी एक अनुभव, एक अंश की चीज़ें होती हैं कहानियों और कविताओं में, लेकिन उपन्यास का फलक काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए उसमें समय काल के जो अनुभव हैं लेखक के, और जो उस समय चल रहा होता है वह दर्ज होता है। तो इसलिए उपन्यास लिखा जाता है। ये उपन्यास भी अपने समय काल को दर्ज करता है। 1991 के बाद देश में नई आर्थिक नीतियां लागू हुई। पुरानी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय की जो नीतियां थी, वो माना गया कि असफल हो गई, अपने उद्देश्य में सफल नहीं रही। तो वैश्वीकरण की नीति लागू की गई, और हम सभी जानते हैं कि पिछली नीतियां कितनी सही थी, कितनी गलत थी, इसका तो खैर एक अलग से विश्लेषण किया जाना चाहिए। लेकिन वैश्विक आर्थिक नीति जो 91 में आई, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुधार दिखा, जो चीज़ें दिखाई दी, बहुत सारे लोगों को उसमें अच्छाइयाँ दिखाई दी, देश का विकास दिखा, लोगों का विकास दिखा। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए विसंगतियां पैदा हुई और लोगों का जीवन कठिन हुआ। ऐसा अधिकांश लोगों के बारे में हुआ, और ऐसा बहुत सारे बुद्धिजीवी मानते भी हैं और कहते भी हैं और अपनी रचनाओं में दर्ज भी करते हैं। तो इस उपन्यास के बारे में जो है कहा गया है कि यह इंडिया के उस भारत के गांव की कहानी है जो आधुनिक विकास की बली चढ़ जाता है। उसके बाद यह सिलसिला चला, और यह गांव बिकाऊ है का नारा किसी न किसी राज्य से उठता रहा है, गूंजता रहा है। लेखक ने साफ ही इसमें लिखा है कि 1990 के बाद की नई आर्थिक नीतियां पूरे देश में लागू हुई, और सबसे पहले मजदूर वर्ग, उसके बाद किसान को इसने अपना निशाना बनाया। तो ये जो उपन्यास है, यह गांव बिकाऊ है, यह
बेसिकली किसान आंदोलन पर है। 2020 के बाद 2020 और उसके बाद का जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसको आप सभी जानते हैं। ये उससे पहले की पृष्ठभूमि है इस उपन्यास में कि किसान आंदोलन क्यों हुआ और क्यों होना चाहिए। हालांकि जो किसान आंदोलन हुआ वो सरकार के 3 कानून के विरोध में हुआ। 3 ऐसे कानून बनाए गए थे जो किसानों के लिए घातक थे, ऐसा किसान संगठन और किसानों का मानना था। इसलिए उन्होंने विरोध किया और लंबे समय तक विरोध किया और अंत में सरकार को अपने उन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। यह उपन्यास इस आंदोलन से पहले का है और इसको पढ़ने से पता चलता है कि जो किसान आंदोलन हुआ उसके पीछे क्या विचार और किसान संगठन और उनकी एकता और वो सब चीज़ें क्या रही होंगी, क्या किसानों की स्थितियाँ रही होंगी, परिस्थितियाँ रही होंगी, क्यों वह गोलबंद हुए। तो हुआ यह कि जब नई आर्थिक नीतियां लागू की गई, उदारीकरण के नाम पे, वैश्वीकरण के नाम पे जो नई आर्थिक नीतियां देश में लागू की गई, उससे मजदूर वर्ग तो प्रभावित हुआ ही, किसान वर्ग काफ़ी प्रभावित हुआ और खेती किसानी जो है काफ़ी कठिन हो गई। बड़े बड़े किसानों का भी जीना मुश्किल हो गया। फसलें बर्बाद होना, फसलों का उचित दाम नहीं मिलना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीज का इस्तेमाल करना, एक ही बार इस्तेमाल होना, बीज का दोबारा उसका कोई उपयोग नहीं होना। फिर बीज की बिजाई होती थी तो पता चला कि बीज खेत में उगा ही नहीं। कीटनाशकों का भरपूर प्रयोग, उससे मिट्टी का क्षरण, सिंचाई की व्यवस्था नहीं या सिंचाई के साधन महंगे होने, जुताई के साधनों में मशीनों का उपयोग, मशीनों का महंगा होना, फिर उसके अनुसार जो है किसान के उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पाना, फसली नकदी फसलों की तरफ किसानों को मोड़ना, फिर उसका बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलना। समय समय पे इस तरह से किसानों की बर्बादी होती रही, खेत बर्बाद होते रहे, किसान बर्बाद होते रहे, तबाह होते रहे। इन नीतियों के कारण किसानों का अपनी ज़मीन से बेदखल करने का सिलसिला चलता रहा। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये उपन्यास लिखा गया है कि किसान को क्या करना चाहिए। 4 नवयुवक इसके लिए सामने आते हैं। वह समाज के विभिन्न वर्ग से होते हैं, चारों नवयुवक, और वो आपस में विचार करते हैं, विमर्श करते हैं कि हमें किसानों के लिए, किसानों की समस्याओं की आवाज़ उठाने के लिए एक किसान संगठन की ज़रूरत है और उस किसान संगठन को बनाया जाए। तो पहले उनमें आपस में मतभेद होता है, फिर वो तमाम बैठकें करके जो है संगठन बनाते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं। हालांकि उसमें जो मुख्य पात्र होता है वो सहमत नहीं होता है, लेकिन वो और अन्य तीनों की सहमति के आधार पे एक आंदोलन शुरू करते हैं। किसी गांव से वो आंदोलन उतना सफल नहीं होता है, फिर वह दूसरा आंदोलन शुरू करते हैं और नारा देते हैं कि यह गांव बिकाऊ है। तो उसमें शासन प्रशासन किस तरह से व्यवधान डालता है, राजनीति क्या खेल करती है, नेता लोग क्या खेल करते हैं, किस तरह से आंदोलन को तोड़ते हैं, किस तरह से आंदोलन के दौरान परेशानियां आती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे एक संगठन बनाने में क्या दिक्कत परेशानी आती है, लोगों को एक करने में कैसे परेशानी आती है। जब कोई संगठन बनाता है तो आम लोग कैसे, किस नज़रिए से उसको देखते हैं, क्या सवाल उठाते हैं, क्या उसका क्या जवाब देना होता है। तो इन तमाम चीज़ों को इस उपन्यास में उकेरा गया है और ये दिखाया गया है कि किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए जो आज के राजनीतिक दल हैं, जो सत्ताधारी हों चाहे विपक्षी दल हों, वो किसानों की समस्याओं को ना समझ रहे हैं, ना ही उठा रहे हैं। उनका मकसद केवल राजनीति करना है और अपना विकास करना है।
किसानों का उपयोग करना है, वह किसानों के हित के लिए ना नीतियाँ बनाते हैं, ना कोई ऐसा किसानों के लिए काम करते हैं कि किसानों को राहत मिले। और किसान एक तरीके से हाशिए पे चला गया है और वह बहुत ही खराब हालत में जीवन यापन करने के लिए विवश है। हाँ, इसमें कुछ किसानों को छोड़ दिया जाए जो जिनके परिवार में जो है नौकरी भी लोग कर रहे हैं, किसानी भी कर रहे हैं और किसी तरीके से सत्ता से जुड़े हैं और सत्ता की मलाई को खाते हुए जो चल रहे हैं, उन किसानों की बात अलग होती है, वो अपना अलग तरीके का वो करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि समाज में सत्ता की मलाई खाने का एक वर्ग होता है, वो जो है कभी नहीं चाहता कि जो है इस मलाई का बंटवारा हो, यानी कि जो सत्ता की जो नीतियां हैं उसका लाभ जो है सभी आम जनता तक पहुंचे। ऐसे लोगों का उद्देश्य होता है कि उनका अपना पेट भरता रहे, उनका अपना विकास होता रहे, परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वह अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन उसमें अधिकांश जो है, अधिकतर लोग जो है उनका भला नहीं होता है और जो सत्ता की जो नीतियां होती हैं उसका खामियाजा ऐसे लोगों को भुगतना पड़ता है। उनको उसका फायदा नहीं मिलता, बल्कि उनकी जेब से, उनके घर से धन निकल के इन कुछ लोगों के पास पहुंच जाता है, कुछ कंपनियों के मालिकों के पास पहुंच जाता है, कुछ नेताओं, कुछ उनके कार्यकर्ताओं, उनके जो लग्गू बग्गू हैं, इन सब का फायदा दिखेगा और इन्हीं की चकाचौंध को दिखा के ये बताया जाता है कि ये नीतियां अच्छी हैं, बढ़िया हैं। जबकि एक जो बहुत बड़ा वर्ग है वो अंधेरे में पड़ा रहता है। सारी योजनाओं का लाभ जो है कुछ लोग हड़प लेते हैं, क्योंकि नीतियां ही वैसी बनाई जाती हैं कि वो सत्ताधारी दल, उसके कार्यकर्ता और जो उसको चंदा देते हैं उनके भले के लिए होती हैं, वही इसका जो है उपभोग कर रहे होते हैं। बाकी की जनता जो है इसका लाभ नहीं पाती है, वो जीवन संघर्ष करती रहती है। जीवन जीने के लिए उसकी एक एक सांस की कीमत उसको जो है चुकानी पड़ती है और वो संघर्ष करता रहता है। यही हाल किसानों का है। अधिकतर किसानों की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इसी परिप्रेक्ष्य में लेखक ने ये दिखाया है कि इन परिस्थितियों को बदलने के लिए, किसानों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक किसान संगठन की ज़रूरत होती है। तो इसी को उसने दिखाया, लेखक ने लिखा है कि संगठन कैसे बनाया जाए और संगठन बनाने में, एक किसान संगठन बनाने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लेखक अपने विचार और जो दर्शन है उसको लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें कहीं कोई धुंध या दुराव बिल्कुल भी नहीं है, एकदम क्लियर है विचार। और यह उपन्यास भी बहुत हद तक वैचारिक है। हालांकि कहा जाता है आजकल की जो है विचार से परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन बिना विचार के ना तो समाज होता है, ना ही इंसान होता है, ना ही सत्ता होती है, ना ही राजनीतिक दल होते हैं। सबकी अपनी अपनी एक विचार धारा होती है और उसी के अनुकूल लोगों को चलना पड़ता है। जब किसी विचार के प्रति अधिकतर लोग एक साथ आ जाते हैं, तब जाके लोकतंत्र में किसी का बहुमत बनता है। अगर इसमें अन्य दूसरे खेल, धोखाधड़ी और आपराधिक गतिविधियां ना शामिल की जाएं और लोकतांत्रिक तरीके से, नैतिक तरीके से इसका पालन किया जाए, तब किसी एक विचार की जो है सत्ता बनती है। तो फिर उस विचार के अनुकूल जो विकास होता है, नीतियां बनती हैं, तो उसका अधिकतर लोगों को लाभ मिलता है।
तो इसलिए इस उपन्यास में विचार को काफ़ी महत्व दिया गया है। संगठन, किसान संगठन बनाने के लिए जो कवायद 4 नवयुवक करते हैं वो वैचारिक होता है, हालांकि उसमें मतभेद भी होता है, लेकिन जो मुख्य इसका कर्ता धर्ता है उसका अपना एक विचार है, आइडिया है, और वो उस पर लगातार काम करता रहता है। तो इस तरह जो है ये उपन्यास जो है बेशक ही काफ़ी बढ़िया है, रोचक है, और इसको पढ़ के वैचारिक रूप से कोई भी पाठक काफ़ी अपने आप को जो है समृद्ध पाएगा और किसानों की समस्याओं को समझने में भी काफ़ी उसे सहूलियत होगी और वो समझ पाएगा। तो कुल मिला के ये एक काफ़ी अच्छा उपन्यास है और इसको पढ़ा जाना चाहिए। यह गांव बिकाऊ है, इस टाइटल, ये एक नारा होता है किसान आंदोलन का। बाकी पूरा उपन्यास वैचारिक और किसान संगठन क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, उसको बनाने में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, क्या चुनौतियां आती हैं, किन किन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, यह सब इस उपन्यास में दर्शाया गया है, लिखा गया है, रेखांकित किया गया है। आप इसे पढ़ेंगे तो निराश नहीं होंगे।